वोटिंग का दिन ये किसी नेशनल फेस्टिवल से कम नहीं है, क्योंकि आज के दिन हमने एक डेमोक्रेटिक वे से अपनी गवर्नमेंट चुनी है। वोट डालना हमारा राइट, और मैं सबसे कहूँगी कि सब अपना वोट ज़रूर कास्ट करें, क्योंकि हमारा वोट है, हमें ज़रूर डालना चाहिए। इंडिया की डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है। तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 12 राज्यों की 95 सीटों पर मतदान जारी है। दोपहर 12 बजे तक बिहार में 26% तक वोट पड़े हैं। ये अपडेट आपको हम सबसे पहले बता दें। उड़ीसा में 18% मतदान हुआ है। यूपी में सुबह 11 बजे तक 24% मतदान हुआ है। तमिलनाडु में सुबह 11 बजे तक 31% मतदान हुआ है औसत। और पश्चिम बंगाल के रायगंज में सीपीएम उम्मीदवार मोहम्मद सलीम की कार पर हमले की भी खबर है। रायगंज में मतदान के दौरान हिंसा की खबरें आई, तस्वीर भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगा है। रायगंज में मतदान वहां पर हो रहा है और ऐसे में हिंसा की खबर के बाद वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती को और बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रचार अभियान को बड़ा झटका लगा है। चौकीदार चोर है विज्ञापन और वीडियो पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है। बीजेपी ने की थी चुनाव आयोग में विज्ञापन की शिकायत और आपको बता दें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। कांग्रेस के विज्ञापन चौकीदार चोर है के प्रसारण पर तत्कालीन रोक लगाने का आदेश मध्य प्रदेश में दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। विशाल पांडे मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विशाल रघुवंशी भी मेरे साथ बने हुए हैं। विशाल, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी, जो अभी अपडेट है मतदान को लेकर वो आप पहले साझा करें। देखिए, लगातार यहाँ पर पयोधी मथुरा में मतदान होता जा रहा है और यहाँ पर हमारे साथ एक चौकीदार है जो कि अभी भी वोट करके आए, क्योंकि लगातार चौकीदारों की बात इस चुनाव में बहुत ज्यादा गूंज रही है। और आप देखिए चौकीदार है, अपने वोट का निशान भी दिखा रहे हैं, वोट करके। सबसे पहले मिनी से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अजय कुमार शर्मा। अजय कुमार शर्मा, किस मुद्दे पर आप वोट करके आए हैं? कैसा चौकीदार चाहिए? ये ईमानदार चौकीदार चाहिए, आतंकवाद का आतंक नाश कर सके और भ्रष्टाचार मुक्त हो। भ्रष्टाचार मुक्त हो, आतंक का नाश कर सके, ऐसा चौकीदार रहना चाहिए। कुछ और लोग हैं वोट कैसा? ईमानदार चौकीदार होना चाहिए। ईमानदार चौकीदार होना चाहिए। देखिए मतदाताओं में उत्साह है, क्या कहना चाहेंगे, क्या मुद्दे रहे मथुरा के इस बार? हमारे मथुरा में जरूरत है ईमानदार चौकीदार और वफादार चौकीदार के लिए, जो देश के लिए देश हित में काम करें और देश को जरूरत है ऐसे चौकीदार की जो अपना ईमानदारी से काम निभाएं पूरा। देखिए ये मुद्दे, कुछ महिलाएं भी यहाँ पर वोट करके आई हैं। आधी आबादी के मुद्दे क्या रहे इस बार चुनाव में? खासतौर पर मथुरा में हेमा मालिनी एक तरह से जो कि स्टार है वो चुनाव लड़ रही है। आरएलडी की तरफ से कुंवर नरेंद्र सिंह है। हाँ, हेमा मालिनी हमारे लिए एक तरीके से माना जाए तो मोदी जी की ही उम्मीदवार हैं। हम मोदी जी को चुनना चाहते हैं क्योंकि हमें पता है कि वो एक ऐसे नेता हैं जो देश में क्रांति लाएंगे और देश में बदलाव लाने की पूरी कोशिश वो कर रहे हैं। अगर हम सब उनका साथ देंगे तो देश हमारा जरूर बदलेगा। जातिगत फैक्टर हावी है या विकास का फैक्टर हावी है यहाँ पर? विकास का। आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी बहुत बढ़िया आदमी है। देखिए यहाँ पे आचार संहिता लगी हुई, ज्यादा नेताओं के नाम तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप साफ तौर पे देख सकते हैं पयोधी किस तरह से क्या मुद्दे रहे हैं मथुरा में। विकास के नाम पर यहाँ वोट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी जब सुबह बात हो रही थी विशाल, तो हम लोग जातिगत समीकरणों पर बात कर रहे थे कि बहुत कुछ महत्वपूर्ण होगा आने वाले समय में जिस दिन नतीजे आएंगे, लेकिन लोगों से जब आप बात करते हैं तो वो कहते हैं भाई हमारे लिए विकास जरूरी है। तो वोटर कितना जागरूक हुआ है ये भी हमें समझना होगा और ये सब जानते भी हैं। विशाल रघुवंशी भी फतेहपुर सीकरी से हमारे साथ बने हुए हैं, दोनों ही विशाल हैं, तो बारी बारी से मैं दोनों के पास आऊंगी। विशाल रघुवंशी, वहां पर अभी क्योंकि काफी समय हो चुका है, काफी कुछ साफ हो रहा होगा, लोगों के जहन में कौन से मुद्दे हैं, महिलाओं ने कितनी संख्या में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, इस बारे में थोड़ा पहले आप बताएं। देखिए बिल्कुल, फतेहपुर सीकरी में सुबह से ही मतदान करने के लिए महिलाएं सबसे आगे दिखाई पड़ी हैं। हर पोलिंग बूथ पर कुछ इस तरह का नजारा था कि महिलाएं जो है सुबह से ही लाइन में लगी हुई थी, अपने मतदान का जो है प्रयोग कर रही थी। और हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात भी करते हैं। क्या नाम है आपका? शाहिदा। आपने वोट किया जी? किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया है? विकास। आपको लगता है कि विकास जो है यहाँ पर हुआ है? जी जी, होना चाहिए, जहाँ होगा नहीं है। जनता से क्या अपील करेंगी कि वो लोग अपने घर से निकले, वोट करें? वोट डालना चाहिए।
हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात जी, करते हैं। जी, जी। यहाँ पे स्थानीय मुद्दे क्या हैं जिन पर जो है लोग वोट करें? यहाँ बेरोजगारी बहुत है, कारोबार नहीं है, फैक्ट्रियाँ नहीं है, नौजवान ऐसे ही घूम रहा है, डोल रहा है, तो कारोबार की बहुत परेशानी है यहाँ पर। बिजनेस नहीं है यहाँ पर कुछ भी, नौजवान ऐसे ही घूम रहा है। तो देखिए ये फैमिली है, ये वोट करने आई है और चूंकि इस वक्त थोड़ा सा धूप हो गई है, इस वजह से भीड़ कम हुई है, लेकिन ये कहा जा रहा है करीब 3:30-4 बजे के बाद फिर से दोबारा भीड़ जो है वो पोलिंग बूथ पर जमा होगी। और सुबह जिस तरह का नजारा था, सुबह 10 बजे तक हर पोलिंग बूथ पर ये था आलम की लोग लंबी लंबी कतारों में अपने मत का प्रयोग करने के लिए आए हुए थे। चूंकि लोकतंत्र का महापर्व है, ऐसे में हर कोई बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। और फतेहपुर सीकरी चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, यूपी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजबर की प्रतिष्ठा यहां से जुड़ी हुई है। इस बार बाबूलाल चौधरी का बीजेपी ने टिकट काट दिया था। बसपा ने भी पहले सीमा उपाध्याय पर अपनी जो है रजामंदी की थी, लेकिन जब कायम करनी है, उसे दिखाना है, पर हो गई तो उसके बाद विशाल इस पर मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस वक्त दर्शकों को अपडेट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही है जो आज इन सभी नेताओं की, इन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने जा रहे हैं। कहां पर कितना प्रतिशत है, वोट परसेंटेज कितना है, वो जरा आपको मैं बता देती हूँ। असम की सबसे पहले बात करें तो 26% वोट यहाँ पर लगभग पड़ चुका है। बिहार की बात करें 18.93% वोट पड़ा है। छत्तीसगढ़ में 30.53% वोट इस वक्त पड़ा है। हालांकि पिछली बार के मुकाबले इस वक्त का जो आंकड़ा है ना, ये इसलिए अच्छा है छत्तीसगढ़ में क्योंकि जहां पर आज मतदान हो रहा है वो पूरा नक्सल प्रभावित है। जम्मू कश्मीर में 17% लगभग वोट पड़ा है। कर्नाटक में 19.90% वोट, महाराष्ट्र में 18.68% वोट अब तक पड़ा है। मणिपुर में 31.52% वोट, उड़ीसा में 18.12% वोट, तमिलनाडु में 20.12% वोट, उत्तर प्रदेश में 24.37% वोट पड़ा है। पश्चिम बंगाल में 33.52%, पुडुचेरी में 25.09% वोट। ये अब तक का ताजा आंकड़ा है जो आप इस वक्त जी न्यूज पर देख रहे हैं। विशाल पांडे मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, विशाल रघुवंशी भी मेरे साथ बने हुए हैं। अब विशाल, अभी हम यही बात कर रहे थे क्योंकि वोटर कितना जागरूक है, क्योंकि आप लोगों से लगातार बात कर रहे हैं, आप फील्ड में वहां पर हैं। विकास का मुद्दा इस बार सबसे बड़ा मुद्दा है, हम भले ही या विपक्षी पार्टियां जातिगत राजनीति की बात कर रही हैं। देखिए पयोधी, बिल्कुल अगर इस चुनाव में आप देखेंगी तो बिल्कुल दो ध्रुवों में आपको वोटर बटा हुआ नजर आएगा, या तो विकास या तो गठबंधन का जो जातिवादी फैक्टर है। इन्हीं दो मुद्दों के आधार पर यहाँ चुनाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो सबसे बड़ा फैक्टर है उसमें मोदी फैक्टर कह सकती है, क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश में घूमेंगी, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं या बीजेपी के जो सिटिंग सांसद थे, उनकी एंटी इनकम्बेंसी पिछले 5 साल में बहुत ज्यादा थी, लेकिन जो मोदी फैक्टर है वो उस एंटी इनकम्बेंसी के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आया। और दूसरी तरफ अगर आप महागठबंधन की बात करेंगे, क्योंकि इनका वोट बैंक जो कि एसटी यादव और मुस्लिम वोट बैंक है, ये काफी तादाद में है हर सीट पर। तो ऐसी स्थिति में अगर समीकरण के आधार पर आप इस चुनाव को देखेंगी तो वो महागठबंधन के पक्ष में जाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जो और फैक्टर्स यहाँ पर चुनाव में हावी होते हुए दिखाई पड़ते, चाहे वो राष्ट्रवाद का मुद्दा हो या विकास का मुद्दा हो या मोदी ने जो भ्रष्टाचार पर कई एक्शन लिए, ये तमाम मुद्दे भी शहरी इलाकों में विशेष तौर पर बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति आमतौर पर आप देखेंगे तो जातिगत राजनीति के इर्द गिर्द ही घूमती हुई नजर आती है। भले यहाँ पर बातचीत में लोग कहते हैं विकास का मुद्दा है, लेकिन जब आप वोट डालने यहाँ पर लोग जाते हैं तो उनके दिमाग में, उनके माइंडसेट में, क्योंकि मैंने पिछले कई चुनाव कवर किए हैं और लगातार ये उसी तरह के ट्रेंड हमें देखने को मिले हैं। सबसे पहले अपने जो कास्ट फैक्टर को यहाँ पर वोटर चुनता हुआ नजर आता है, फिर उसके बाद दूसरे किसी और फैक्टर को देखता है। और अगर आप इन 8 सीटों की बात करेंगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो इन 8 सीटों से आगे का ट्रेंड तय होगा, क्योंकि तीसरा जो फेज है वो विशाल, मथुरा की अगर मैं बात करूं ना, अभी मथुरा की बात करूं तो पिछली बार हमने देखा था जो पूरा जाट वोट है वो हेमा मालिनी के साथ था, उसके पीछे फैक्टर था मोदी लहर। लेकिन अगर ये जो गठबंधन की पार्टियां हैं, इनका वोट प्रतिशत मैं मिला दूं, मथुरा की सीट पे स्पेसिफिकली मैं बात कर रही हूं, आपसे समझना चाह रही हूं, तो फिर ये ज्यादा हो जाता है बीजेपी से। तो इस चैलेंज को कैसे भर पाएगी बीजेपी, इसके लिए समीकरण कैसे बनते हुए दिख रहे हैं? देखिए पयोधी, बीजेपी ने मथुरा की सीट को लेकर विशेष सावधानी बरती है। सबसे पहली बात यह थी कि हेमा मालिनी को पहले इस बात की खबर आई कि मथुरा से हटाकर फतेहपुर सीकरी में शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन हेमा मालिनी ने मथुरा से जाने से मना कर दिया। मथुरा में लगभग 4 लाख की संख्या में जाट मतदाता है और यही जाट मतदाता यहाँ पर हार जीत तय करते हैं। अगर आप अपर कास्ट वोट की बात करेंगी, लगभग 2 लाख के आसपास यहाँ ब्राह्मण है, 1.5 से 2 लाख के आसपास ठाकुर यहाँ पर है। इसके अलावा जो वैश्य मतदाता है वो अच्छी खासी संख्या यहाँ पर है। तो यानी कि अपर कास्ट यहाँ पर
आमतौर पर बीजेपी का मतदाता माना जाता है। तो बीजेपी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फिलहाल जाट वोट बैंक पर फोकस कर रही है कि अगर 50 से 60% भी जाट वोट बैंक बीजेपी के पास आ गया तो बीजेपी ये सीट निकाल सकती है। और इसी समीकरण के आधार पर बीजेपी ने मथुरा में पूरी चक्रव्यूह की रचना की, लेकिन ये सेफर साइड है आधार पर यहाँ पर अपनी विशाल रघुवंशी, क्योंकि फतेहपुर सीकरी से जुड़े हुए हैं, उन्हीं से इसी से जुड़ा हुआ सवाल लूंगी। विशाल, आप मुझे ये समझाइए, राज बब्बर है वहां से, कांग्रेस के बड़े कद के नेता, प्रदेश अध्यक्ष हैं, 2 बार वो सांसद रह चुके हैं। क्यों ऐसा हुआ कि बाबूलाल चौधरी का टिकट बदलना पड़ा? क्या राजकुमार चहर कड़ा मुकाबला उन्हें दे पाएंगे? क्योंकि उसके साथ अगर मैं बात करूं तो गुड्डू पंडित भी मैदान में है। देखिए, अगर हम बात करें अगर राज बब्बर की, तो राज बब्बर यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन वो यहाँ से चुनाव हार गए थे। ऐसे में बीएसपी की तरफ से सीमा उपाध्याय का नाम लगभग तय था, लेकिन आखिरी वक्त में रामवीर उपाध्याय की पत्नी सीमा उपाध्याय बैकफुट पर चली जाती है। ऐसे में बुलंदशहर से आयात करके गुड्डू पंडित को यहाँ पे लाया जाता है। हालांकि बसपा के खाते में टिकट गया था, ये सीट गई थी, तो ऐसे में गुड्डू पंडित को यहाँ पर कैंडिडेट बनाया जाता है। लेकिन अगर हम राजकुमार की बात करते हैं तो किसान नेता है और उन पर भरोसा जताया गया है। लेकिन बाबूलाल चौधरी की अगर हम बात करें तो उनका टिकट काटा गया था, जिसके बाद बाबूलाल चौधरी काफी रोए भी थे, भावुक हुए थे। और इस बार की जो बात आ रही थी, अभी जैसे कि विशाल बता रहे थे कि जातिगत फैक्टर बहुत ज्यादा मायने रखता है, तो कुछ इस तरह का फैक्टर यहाँ पर भी है। हालांकि फतेहपुर सीकरी क्या जो चौधरी गुट है वहां का, क्योंकि उसमें नाराजगी देखने को मिली, उसका थोड़ा बहुत असर दिखेगा क्या? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर असर होगा, क्योंकि एक अच्छा खासा वोट बैंक है उनका और इसकी नाराजगी खत्म करने की कोशिश बहुत की गई थी। लेकिन अब ये नाराजगी वोटों में तब्दील हुई है या नाराजगी खत्म हो गई थी, ये 23 मई के नतीजे विशाल, आप दोनों विशाल, बताएंगे। रघुवंशी भी और विशाल, आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा। आपका फिर से मैं रुक करूंगी, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन इलेक्शन मतलब जी न्यूज, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, एक बड़ी खबर इसी बीच आ रही है, वो पहले दर्शकों को हम बता देते हैं। ब्रेक से पहले बड़ी खबर आप देखिए। बड़ी खबर है उड़ीसा से, जहां बीजेडी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगा है। बजरंग नगर में राधा रानी, जो जानकारी है वो इस वक्त आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। बीजेडी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगा है वहां पर, ये एक बड़ी खबर आ रही है। सुरक्षा गार्ड पर हमला हुआ है। विधायक के सुरक्षा गार्ड पर हमला हुआ है और इसका जो आरोप है वो बीजेडी कार्यकर्ताओं पर लगा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और बजरंग नगर में राधा रानी पांडा के सुरक्षा गार्ड पर ये हमला हुआ है।